ऑन दिसंबर 20, 1968, 16 साल की बेटी लो जेनसन और 17 साल का डेविड फराडे अपनी पहली डेट पर थे। उनका प्लान था कि वो एक लोकल रेस्टोरेंट में रुकेंगे और फिर लेक हर्मन रोड के पास जाकर वहाँ वक्त गुजारेंगे, जो एक वेल नोन लवर्स लेन था। कुछ ही देर बाद जब उन्हें अपनी कार एक ग्रेवल एरिया में पार्क की थी, एक आदमी उनकी कार के पास आकर अपनी विंडो नीचे करने को बोलता है और उन्हें कार से बाहर निकलने को बोलता है। जब बेटी और डेविड ने मना किया, तब उस आदमी ने अपनी कार से बाहर निकलकर एक 0.22 कैलिबर का पिस्टल निकाला, लेकिन वो तुरंत उन्हें मारने की जगह पहले उनकी कार के पीछे लेफ्ट व्हील हाउसिंग में गोली मार के उन्हें डराने की कोशिश करता है। आदमी ड्राइवर सीट विंडो के पास आया और डेविड के लेफ्ट के कान के पास गन लगाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसकी स्कल में गोली मार दी। वो आदमी बेटी का पीछा करते हुए उसे गन से पीछे से मारता है और उसे 5 बार पीठ पर गोली मार डालता है। फिर वो अपनी कार में वापस बैठा और चला गया। कुछ समय बाद लगभग 11 बजे एक औरत को इन दोनों की लाश मिलती है और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिससे एक बिजार और मिस्टीरियस सीरियल किलर की तलाश शुरू होती है। ज़ोडिएक किलर को 20th सेंचुरी के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर में से एक माना जाता है। 1960s और 70s के दौरान ज़ोडिएक किलर ने सैन फ्रांसिस्को एरिया के काफ़ी बड़े हिस्से को अपने डर से हिला दिया था। वो अपने हर मर्डर के बाद एक रिचुअल जैसे लेटर्स भेजता था, जिसमें वो बताता था कि उसने कैसे ये किलिंग्स की और जो भी उसे पकड़ने की कोशिश करता उसका मजाक उड़ाने का काम करता। ये लेटर्स कई न्यूज़पेपर्स और पुलिस डिपार्टमेंट को भेजे जाते थे। साथ ही उनमें कॉम्प्लिकेटेड कोड्स और साइफर्स भी होते थे, जो आज भी डिकोड किए जा रहे हैं। पहले मर्डर के बाद ज़ोडिएक लगभग आधा साल चुप रहा था, फिर उसने दोबारा मार दिया और ये मर्डर पहले से काफ़ी अजीब था। 4 जुलाई 1969 को 18 साल की डायलेना फेर्निन और 16 साल का माइकल मैक्ग्यू इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए फिरकी लेने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कार ड्राइववे से आगे निकाली, उन्होंने नोटिस किया कि कोई दूसरी कार उन्हें फॉलो कर रही थी। डायलेन ने पैनिक होके कई ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लिए ताकि वो कार उनसे पीछे ना रहे, लेकिन आखिरकार वो ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क के पार्किंग लॉट में आ गए, जो वेलेजो के डाउनटाउन से सिर्फ 4 मील्स दूर था। जैसे ही कपल अपनी कार पार्क करते हैं, उनका पीछा करने वाली कार भी पार्किंग लॉट में आ गई और डायलेना ने कार के बाएं तरफ पार्क कर ली। लेकिन वो लोग थोड़ी देर के लिए रिलीव्ड हुए, क्योंकि कुछ मिनट बाद वही कार दोबारा पार्किंग लॉट में आई और इस बार डायरेक्टली डायलेना की कार के पीछे पार्क हो गई। एक आदमी अपनी कार से उतरकर फ्लैशलाइट के साथ उनके पास गया। माइकल सोचता है कि ये पुलिस है, अपनी पॉकेट से अपनी आईडी निकालने लगा और डायलेना को भी अपनी आईडी निकालने को कहा, लेकिन उसे निकालने से पहले ही उस आदमी ने फ्लैश लाइट को उनके चेहरे पर शाइन किया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए और फिर उसने दोनों को गोली मार दी। 7 से ज़्यादा शॉट्स फायर किए गए। फिर वो आदमी अपनी कार की तरफ वापस मुड़ गया। डायलेना के लंग्स और हार्ट को गोली लगने के बाद वो मर गई थी, लेकिन माइकल अभी भी होश में था। जब वो आदमी वहाँ से निकल रहा होता है, तब वो माइकल के करहाने की आवाज़ सुनता है। तब वो आदमी रुक जाता है और माइकल की तरफ जाता है। तब माइकल को अपने अटैकर का चेहरा देखने का मौका मिलता है। माइकल की विंडो के पास आकर 2 शॉट्स और मारता है, लेकिन माइकल तुरंत बैक सीट में जंप मार देता है। वो आदमी उसके बाद अपनी कार में बैठ गया और वहाँ से चला गया। लक के लिए कुछ टीनेजर जो इंडिपेंडेंस डे मनाने आए थे, उन्होंने दोनों को देख लिया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। इस पूरी घटना का सबसे अजीब हिस्सा ये था कि मर्डर के बाद उसी रात के 12:40 पे एक एनोनिमस आदमी वेलेजो पुलिस डिपार्टमेंट को एक पे फ़ोन से कॉल करता है
उसने कॉल किया और फिर अचानक फ़ोन रख दिया। ये पहली बार था जब ज़ोडियाक ने पुलिस से कांटेक्ट किया। फिर 1 अगस्त 1969 को ज़ोडियाक ने वैलेजो टाइम्स हर्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को अपने 3 लेटर्स भेजे। ये 3 लेटर्स काफ़ी सिमिलर थे। क्रूड हैंडराइटिंग में लिखा था, डियर एडिटर, ये उन 2 टीनेजर्स का मर्डरर है जो क्रिसमस पर लेक हरमन में मार दिए गए थे, और वो लड़की जो 4 जुलाई को वेलेजो के गोल्फ कोर्स के पास मार दी गई थी। मैं जो फैक्ट्स दे रहा हूँ वो सिर्फ मैं और पुलिस जानते हैं। फिर उसने अपनी गन की एमो का ब्रांड, कितने शॉट्स फायर हुए थे और कितने विक्टिम्स के कपड़ों के बारे में डिटेल्स थी। फिर लिखा, ये एक साइफर का हिस्सा है, बाकी के 2 हिस्से वैलेजो टाइम्स और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर के एडिटर्स को भेजे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस साइफर को फ्राइडे 1 अगस्त 1969 तक प्रिंट करें। मैं फ्राइडे रात को मार का रैम्पेज करने वाला हूँ। मैं पूरे वीकेंड में अकेला लोगों को मारूंगा। फिर मैं अगले वीकेंड तक अपना किल काउंट बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेटर के एंड में एक 8 लाइन का सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स था जो ग्रीक सिंबल्स, मोर्स कोड, वेदर सिंबल्स, अल्फ़ाबेट लेटर्स और एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स में था। ज़ोडियाक के डिमांड को फॉलो करते हुए टाइम्स हर्ड और क्रॉनिकल ने अपने एडिशन में साइफर प्रिंट कर दिया, लेकिन एग्जामिनर ने अपना हिस्सा संडे को प्रिंट किया क्योंकि वो शक में था कि ये लेटर असली है। साइफर को जल्दी से नेवल इंटेलिजेंस को डेसिफर करने के लिए भेज दिया गया और एनएसए और सीआईए भी इस एफर्ट में शामिल हो गई। हालांकि वेलेजो के पुलिस चीफ जैक को ये लेटर असली नहीं लग रहा था। उसने पब्लिक रिक्वेस्ट की कि किलर दूसरा लेटर भेजे जिसमें और डिटेल्स हों ताकि ये प्रूव हो सके कि ये असली किलर का लेटर है। इस दौरान डोनाल्ड एंड बेटी हार्डन, जो सैन फ्रांसिस्को के कुछ माइल्स साउथ में रहते थे, उन्होंने साइफर के अपनी मॉर्निंग न्यूज़पेपर में देखा और वो दोनों पजल्स के शौकीन थे, तो उन्होंने सोचा कि वो इस साइफर को सॉल्व करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि किलर शायद साइफर का शुरुआत लेटर आई से करेगा या फिर ऐसा कुछ लिखेगा जैसे आई लाइक किलिंग। उन्होंने कॉमन लेटर पेयरिंग्स भी यूज़ किए जैसे $L जो किल वर्ड में होता है। इन एजम्पशंस के साथ बाकी का साइफर कोड किया गया और मैसेज का ट्रांसलेशन कुछ ऐसा था, मुझे मारने में बहुत मज़ा आता है। ये वाइल्ड गेम से ज़्यादा मज़े का है क्योंकि इंसान सबसे डेंजरस जानवर है। इस लेटर में ये भी लिखा था कि जब मैं मारूंगा तो मेरे मारने वाले लोग मेरे स्लेव बन जाएंगे पैराडाइज में, और मैं अपना नाम इसलिए नहीं बताता क्योंकि पुलिस मेरी स्लेव्स को रोक लेंगे। जब साइफर को सॉल्व किया गया लेकिन पब्लिकली रिलीज़ नहीं किया गया था, ज़ोडियाक का लेटर काफ़ी जल्दी आ गया। सिर्फ 3 दिन बाद ज़ोडियाक ने दूसरा लेटर भेजा, इस बार चीफ की रिक्वेस्ट का जवाब देते हुए, जिसमें ज़ोडियाक ने ज़्यादा डिटेल्स दी और ये कंफर्म किया था कि लेटर्स असली किलर के थे। साइफर का डिकोड करने का काम पूरी दुनिया में फैला और एमेच्योर कोड ब्रेकर्स ने ज़ोडियाक के लेटर्स को एनालाइज करना शुरू किया। ज़ोडियाक ने अपने पैटर्न को तोड़ते हुए एक और मर्डर किया। 27 सितंबर 1969 को कॉलेज स्टूडेंट्स ब्रायन और सिसिलिया लेक बेरिएसा पे पिकनिक कर रहे थे। जब सिसिलिया ने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ आ रहा है, उसने ब्रायन को बोला, बट ब्रायन ने बोला, अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं होगा। ब्रायन सोच रहा था कि वो बस आसपास के पिकनिक एरियाज में लोग होंगे। फिर सिसिलिया बोली, वो आदमी ट्री के पीछे चला गया। तब तक ब्रायन ने स्टिल इग्नोर किया, पर कुछ मिनट बाद वो आदमी उनके पास सिर्फ 20 फीट की दूरी पर था और एक गन निकाली। वो आदमी एक ब्लैक एग्जीक्यूशनर टाइप हुड पहने हुए था जिसमें ज़ोडियाक सिंबल था उसके चेस्ट पर। गन पॉइंट करते हुए उसने कपल को बोला कि उनका पैसा और कार कीज़ दे दे क्योंकि उसे मेक्सिको जाना है। ब्रायन ने अपनी कार कीज़ और सिर्फ 50 सेंट्स दिए। उस आदमी ने वो 50 सेंट्स अपनी पॉकेट में रखे पर कार कीज़ वापस दे दिए और फिर अपनी गन होल्स्टर में रख दी।
उसने बोला कि वो एक एस्केप्ड कन्विक्ट है डियर लॉज मोंटाना से और प्रिजनर गार्ड को मार कर भागा है। फिर उस आदमी ने एक 3 फीट लॉन्ग क्लॉथ लाइन निकाला और सिसिलिया को बोला कि ब्रायन के हाथ बांध दो। जब ब्रायन के हाथ सिसिलिया ने बांध दिए, उस आदमी ने खुद सिसिलिया के हाथ बांध दिए। उसके बाद उसने बोला, अब मुझे तुम्हें स्टैब करना पड़ेगा। फिर उसने सिसिलिया को 10 बार स्टैब किया और ब्रायन को 6 बार स्टैब किया। सोचकर कि वो मर गए हैं, वो आदमी वहाँ से चला गया और कपल की कार के पास गया। कार के डोर पर एक ब्लैक मार्कर से लिखा वैलेजो 12/2068 सितंबर 2769 6:30 बाय नाइफ। दोनों कपल अभी भी कॉन्शियस थे। एक फिशरमैन और उसके बेटे ने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया, बट सिसिलिया अपनी इंजरीज की वजह से मर गए। ब्रायन बच गया और पुलिस को सारी बात समझाई। ये सब होने के बाद पुलिस ने एक ऑब्जर्वेशन निकाली। वो ऑब्जर्वेशन थी कि विक्टिम्स यूजुअली यंग कपल्स होते थे। मर्डर्स मोस्टली वीकेंड पे होते थे। अटैक्स लवर्स लेन, कार या वाटर के पास होते। किलर अपने काम का शो ऑफ करता लेटर्स या कॉल्स में। अक्टूबर 11, 1969 ज़ोडियाक ने एक कैब ड्राइवर पॉल स्टाइन के शूट किया। कैब एक रॉन्ग लोकेशन पर रुकी थी। पॉल के वॉलेट और शर्ट का एक हिस्सा लेकर ज़ोडियाक भाग गया। पुलिस को पता था, बट उन्होंने गलत इन्फो कि सस्पेक्ट एक ब्लैक मेल है की वजह से उस आदमी को नहीं रोका। अगर उस वक्त पुलिस चेक करती तो उसके ब्लड सोक्ड जैकेट से सब कुछ समझ आता। फिर ज़ोडियाक ने एक और टॉन्टिंग लेटर भेजा सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स को। उसमें पॉल स्टाइन के ब्लड स्टेन शर्ट का पीस भी था। लेटर में लिखा, मैं स्कूल बस के बच्चों को मारूंगा। नापा स्कूल्स में पैनिक हो गया। बस ड्राइवर्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे कि फ्लैट टायर होने पर भी ड्राइव करते रहना और बच्चों को नीचे ले जाना। अक्टूबर 22 को ज़ोडियाक ने ओकलैंड पीडी को कॉल किया और बोला कि लॉयर मेल्विन बेली के साथ बात करनी है लाइव टीवी पे। 35 कॉल्स आए, बट पुलिस ने प्रूव किया कि ये कॉल्स एक मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट की थी। ज़ोडियाक ने 2 और लेटर भेजे बोस्टिंग अबाउट और मर्डर्स। एक कार्ड लिखा, सॉरी आई हैवंट रिटन बट आई जस्ट वॉश्ड माई पेन। अंदर लिखा था, दिस इज़ द ज़ोडियाक स्पीकिंग। आई थॉट you would need a good laugh before you hear the bad news. You won't get the news for a while yet. P.S. Could you print this new cipher on your front page? I get awfully lonely when I am ignored. So lonely that I could do my thing. इस लेटर के साथ एक नया साइफर भी था, क्योंकि पहला साइफर एक दिन में सॉल्व हो गया था। इस बार ज़ोडियाक ने साइफर को काफ़ी चैलेंजिंग बनाया, जिसे अब Z340 साइफर कहा जाता है। ये साइफर 50 साल तक अनसॉल्व रहा, जब तक कुछ हफ्ते पहले एक इंटरनेशनल टीम को 3 एमेच्योर कोड ब्रेकर ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इसे सॉल्व किया। इस साइफर में लेटर्स को सब्स्टिट्यूट करना, डायगोनल पढ़ना, रीअरेंज और फ्लिप करना था, और कुछ वर्ड स्किप भी करे होते थे। इसकी कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण ही ये इतना सालों तक सॉल्व नहीं हो सका। जब डिकोड किया गया तो साइफर ये लिखता है, आई होप यू वर हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन ट्राइंग टू कैच मी, दैट वाजंट मी ऑन द टीवी शो विच ब्रिंगिंग अप अ गुड पॉइंट अबाउट मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द गैस चैम्बर। लेटर आगे लिखता है कि वो आफ्टर लाइफ में अपने स्लेव्स को काम करवाएगा, जो उसने 1969 के अपने पहले लेटर में भी बोला था। इस लेटर से पता चलता है कि टीवी शो पे कॉल करने वाला ज़ोडियाक नहीं था, और ये भी कंफर्म होता है कि ज़ोडियाक अपनी पब्लिसिटी पर नज़र रखता था और शो देख रहा था। दूसरा लेटर 1969। दूसरे लेटर में ज़ोडियाक लिखता है, दिस इज़ द ज़ोडियाक स्पीकिंग। अप until the end of October, I have killed 7 people. I have grown rather angry with the police for their telling lies about me, so I shall change the way of collecting my slaves. I shall no longer announce to anyone when I commit my murders. They shall look like routine robberies, killing of anger,
a few freak accidents, etc. The police shall never catch me because I have been too clever for them. इस लेटर में ज़ोडियाक पुलिस के कुछ फैक्ट्स को सही और कुछ गलत बताता है। 7 पिंच रैट के बाद वो लिखता है कि जो पुलिस स्केच सर्कुलेट हुई थी वो सही है, बट कोट द रेस्ट ऑफ द टाइम आई लुक एंटायरली डिफरेंट। ज़ोडियाक ये भी बोलता है कि उसने कभी अपनी फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ी मर्डर पर और फेक क्लूज छोड़े पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए। फिर वो बताता है कि पॉल स्टाइन कैब मर्डर के बाद पुलिस ने उसे रोका था। ज़ोडियाक लिखता है, 2 cops pulled a goof about 3 minutes after I left the cab. I was walking down the hill to park when this cop car pulled up and one of them called me over and asked me if I saw anyone acting suspicious or strange in the last 5 to 10 minutes. And I said, yes, there was a man waving a gun and the cops peeled rubber and went around the corner. उसके बाद ज़ोडियाक एक बॉम्ब बनाने का स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखता है, एक सेंटेंस लिखता है जो इन्वेस्टिगेटर का ध्यान खींचता है। What you do not know is whether the death machine, the bomb, is at the site or whether it is being stored in the basement for future use. अगर ज़ोडियाक सच बोल रहा था कि उसके पास बेसमेंट है तो इसका मतलब वो हाउस में रहता था, ना कि अपार्टमेंट में। बे एरिया में बेसमेंट्स अनकॉमन है, तो ये तो ज़ोडियाक बे एरिया में नहीं रहता था या उसने ये बोलकर एक गलती कर दी थी। मार्च 22, 1970 को कैथलीन जोन्स अपनी 10 महीने के बेबी के साथ पेटिलोमा जा रही थी जब हाईवे 132 पर एक गाड़ी उन्हें फॉलो करने लगी। उन्होंने गाड़ी को ओवरटेक करने दिया, लेकिन उस आदमी ने उन्हें रोका और कहा कि उनका रियर टायर वॉबल कर रहा है। जब वो फ्रीवे पर रुकी, उस आदमी ने ऑफ़र किया कि वो टायर टाइट कर देगा, पर थोड़ी देर बाद टायर पूरी तरह निकल गया। उस आदमी ने फिर ऑफ़र किया कि वो उन्हें गैस स्टेशन तक छोड़ देगा, लेकिन वो उन्हें एक डेजर्टेड जगह पर ले जाने लगा और गैस स्टेशन पीछे छूट चुका था। कैथलीन समझ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है। वो एक स्टॉप साइन पर गाड़ी से कूद गई और एक डिच में गिर गई। ज़ोडियाक उन्हें वहाँ ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो एक फीमेल ड्राइवर की हेल्प से पुलिस स्टेशन पहुँच गई। पुलिस ने देखा कि उनकी गाड़ी जला दी गई थी, शायद एविडेंस मिटाने के लिए। अप्रैल 19, 1970 को ज़ोडियाक ने एक और लेटर और साइफर भेजा। लेटर में लिखा था, दिस इज़ द ज़ोडियाक स्पीकिंग, बाय द वे हैव यू क्रैक्ड द साइफर आई सेंट यू लास्ट, माई नेम। इसके बाद एक 13 कैरेक्टर साइफर दिया गया था जो डिकोड करने पर ज़ोडियाक का नाम बताने का दावा करता था, लेकिन साइफर 13 कैरेक्टर्स का होने की वजह से सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेटर के दूसरे पेज पर उसके नए और इम्प्रूव बॉम्ब का डायग्राम और कैसे काम करता है दिखाया गया था। न्यूज़पेपर और अथॉरिटीज़ ने पैनिक अवॉइड करने के लिए बॉम्ब थ्रेट की बात छुपा कर रखी थी। अगले 4 सालों तक लगभग 8 और ज़ोडियाक लेटर्स क्रॉनिकल को भेजे गए। इनमें पुराने लेटर्स जैसी बातें और पब्लिसिटी की डिमांड थी। एक और साइफर भेजा गया जो डिकोड होने पर 1970 के फॉल में एक बॉम्ब की लोकेशन का पता लगाता है, लेकिन कोई बॉम्ब ना मिला और ना ही फटा। एक लेटर में ज़ोडियाक ने कैथलीन जोन्स के एब्डक्शन की जिम्मेदारी ली और कन्फेस किया कि उसने कैथलीन की कार को जला दिया क्योंकि वो उसे मार नहीं पाया था। ज़ोडियाक का आखिरी लेटर 30 जैन 1974 को भेजा गया। इस लेटर में उसने द एग्जॉर्सिस्ट मूवी का रिव्यू दिया और पब्लिसिटी की डिमांड की। लेटर के एंड में लिखा गया, मी 37 SFPD 0। पुलिस ने सिर्फ 5 मर्डर्स और 2 अटेम्प्टेड मर्डर्स ज़ोडियाक से कंफर्म किए, लेकिन ज़ोडियाक का 37 मर्डर्स का क्लेम शायद एक एग्जैगरेशन था। उसने एक लेटर में लिखा था कि वो अपने मर्डर्स अनाउंस करना बंद करेगा और उन्हें एक्सीडेंट्स की तरह दिखाएगा। इस वजह से फाइनल मर्डर काउंट 5 से लेकर 37 तक हो सकता है। ज़ोडियाक केस की पॉपुलैरिटी की वजह से
कई लोगों ने ये तो अपने आप को ज़ोडियाक बताया या पुलिस को गलत टिप्स दिए, जो केस सॉल्व करना मुश्किल बनता जा रहा था। पुलिस की नज़र में एक सबसे लाइकली सस्पेक्ट आर्थर लीजन एलन था। ये शक तब उठा जब उसके दोस्त डोनाल्ड ने बताया कि एलन ज़ोडियाक किलिंग से कनेक्टेड हो सकता है। डोनाल्ड ने बताया कि एलन एक बार उससे बोला था, क्या तुम्हें कभी लोगों को शिकार करने के बारे में सोचा है? और उसने डिटेल्स दी थी कि कैसे वो लोगों को मारेगा बिना पकड़े जाए। पुलिस के इंटरव्यू के दौरान एलन ने कहा कि उसे गन्स का इंटरेस्ट था, लेकिन सिर्फ 0.22 कैलिबर्स की ही रखता था। लेकिन एक विटनेस ने इसका उल्टा स्टेटमेंट दिया। एलन नेवी से डिसऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया था। ज़ोडियाक ने लेटर की मिलिट्री लैंग्वेज और क्राइम सीन पर मिली फुटेज विंग वॉल्कर बूट्स की तरह इशारा करती है, जो सिर्फ मिलिट्री आउटलेट्स पर मिलती थी। आर्थर के एलिबी वीक थे और उसके पास एक ज़ोडियाक ब्रांड की वॉच थी जिसमें लोगो और नाम लेटर से मिलता था। 1991 में माइकल मैग्यू, जो एक ज़ोडियाक शूटिंग सर्वाइवर था, ने एलन को शूटर के सिमिलर आइडेंटिफाई किया, लेकिन हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए और स्केच भी एलन से मिलता नहीं था। पुलिस का सस्पिशन के बावजूद 1992 में एलन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 1960s और 70s के दौरान ज़ोडियाक किलर का टेलर सैन फ्रांसिस्को एरिया में था। आज तक ज़ोडियाक की आइडेंटिटी मिस्ट्री बन गई है। विक्टिम काउंट्स 5 से लेकर 50 तक हो सकता है और उसके साइफर्स अब तक डिकोड किए जा रहे हैं। ज़ोडियाक किलर ट्रू क्राइम हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री केस